नमस्कार, आगाज टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर सीतापुर से है। ब्लड बैंक कर्मचारी की गोली मारकर हत्या। रिटायर्ड पुलिसकर्मी के बेटे ने मारी है गोली। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। पुलिस ने आरोपी व लाइसेंसी रिवॉल्वर को किया है बरामद। मौके पर जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। आजमगढ़ का निवासी बताया जा रहा है मृतक। जनपद के कोतवाली देहात के नेपालापुर चौराहे की घटना पूरी बताई जा रही है। आज दिनांक 10/4/2026 को थाना कोतवाली देहात को देर रात जरिए 112 सूचना प्राप्त हुई कि नेपालापुर स्थित एक ब्लड बैंक के लैब टेक्नीशियन ने आत्महत्या कर ली है। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए कोतवाली देहात की टीम और फोरेंसिक टीम के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और साक्ष्य संकलन में ये फैक्ट प्रकाश में आया कि ब्लड बैंक के संचालक के पुत्र शिवेश सिंह के द्वारा लैब टेक्नीशियन सतीश यादव को गोली मारी गई है, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। आरोपी को हिरासत में लेकर के जब पूछताछ की गई तो प्रथम दृष्टया ये तथ्य प्रकाश में आया कि आरोपी स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर जैसे डिसऑर्डर से ग्रसित है और इनका इलाज लखनऊ में चल रहा है। शव का पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। परिजनों से तहरीर प्राप्त करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर जैसी कोई समस्या नहीं है। खबर बदायूं से है, जहां बदायूं में एक 6 साल की बच्ची के साथ 16 साल के लड़के ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। बच्ची को अकेले पाकर खाली प्लॉट में ले जाकर घटना को अंजाम दिया गया है। जब बच्ची घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने खोजा तो बच्ची खून से लथपथ पड़ी हुई थी। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी है। पुलिस ने आरोपी नाबालिग 16 वर्षीय लड़के को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं पीड़िता को मेडिकल के लिए भी भेजा गया। वहीं घटनास्थल सीओ बिलसी सहित थाना पुलिस जानकारी जुटा रहे हैं। बिलसी थाना क्षेत्र में एक 6 साल की बच्ची दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस आरोपी 16 साल के लड़के को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही। जब पीड़ित बच्ची अस्पताल से घर जा रही थी तभी रास्ते में गांव के नशे में एक नाबालिग 16 वर्षीय लड़के ने पकड़कर खाली प्लॉट में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया है। जब बच्ची नहीं आई तो परिजन तलाश में जुट गए। लथपथ मिली बच्ची। घटना की जानकारी थाना पुलिस को दी गई है। पुलिस ने बच्ची को मेडिकल के लिए भिजवा दिया है। वहीं आरोपी की जानकारी होने पर उसे हिरासत में ले लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही। घटना की सूचना मिलते ही सीओ बिलसी के तिवारी ने घटनास्थल का मुआयना किया है। आरोपी नाबालिग 16 साल का नशेड़ी है, जिसने घटना को अंजाम दिया है। पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया है। वहीं एसपी देहात हृदय कठेरिया ने बताया है कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है। बात कर रहे हैं कि उसकी उम्र 20 से 25 साल होगी, बालिग होगी। उसके बाद नाबालिग में नहीं हमने लिखवाया, लिखवाने आप वादी लिखवाया हमने उसकी उम्र 20 साल बताई। ऐसा नहीं है, जिन्होंने जो बताया वही लिखा गया। इनके हस्ताक्षर उस पे है, हस्ताक्षर है। एक आरोप और भी है कि पुलिस जांच में कोताही करी। खून से सने कपड़े थे, पुलिस उनको भी घर पे ही छोड़ गई। किसके? ये पीड़ित जो ऐसा नहीं है। पुलिस कब्जे में हो, कब्जे में भैया, वो कब्जे में कब्जे। खबर बदायूं से है, जहां नकली साधु बनकर महिलाओं को डरा धमकाकर ठगी करने वाले 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। कई महिलाओं को भूत प्रेत का साया दिखाकर करते थे ठगी की घटना को अंजाम देते और साथ ही गांव वालों की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। नकली बाबाओं के साथ मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल। नकली बाबाओं को पब्लिक ने पकड़कर जमकर पीटकर पुलिस को सौंपा। उसहैद थाना क्षेत्र के मंजू खेड़ा गाँव की थी पूरी घटना। लोग हैं, 3-4 लोग थे, तो 2 लोग हमारे गांव में जो है मांगने के लिए गए, तो उन्होंने एक लेडीज पे कोई जादू तंत्र किया और उससे जो है उसका पेंडल लेकर वहां से रफ्तार से भाग आए। तब उसावा आगे इन लोगों को मतलब जो है पकड़ा है हमने आगे। तो बड़ी मुश्किल से ये मंजूर हुई और बोल रहे थे कि हम तो देने जा रहे थे और काफ़ी टाइम लगा इनको पकड़ने में, तो इनको थाने में दे दिया। मतलब 2 पैसे वगैरह भी लिए? पैसे इनकी जेब में पता नहीं, वो तो इन्होंने आपस में बांट लिए। ये पेंडल की बातचीत कर रहे थे, इतनी देर में पकड़ लिया इनको। कौन से गांव का मामला है? मामला ये मूंछखेड़ा गांव का। आप कहाँ के रहने वाले? मूंछखेड़ा। क्या नाम है आपका? सत्यवान यादव। सत्यवान यादव। क्या बात हुई आपके साथ? सुना जी भैया मांगन गए थे ना, ये मांगन गए तमारी हमारी बड़ी बूढ़ी डोकरी है, हमने भिक्षा डारी नहीं ना, भिक्षा डारी तमाई इनने कही तुम्हारो कई हमारो इतना बड़ो लड़का खत्म हुई 6-7 साल 1.5 लाख बरेली रुपया लगो। तब हम बाद दुख के मारे ना भैया, बाद दुख के मारे
तो मैं इन्हें कहा करो तब कहीं देखो तुम्हारो कोई बड़ी बूढ़ी कहीं तुम्हारो कोई नाती खत्म हुई वो उन्हें कहीं हाँ कहीं बउआ कहाँ है बुलाओ हम आटा जे आटा के हाथ हम रोटी बनाओ और हमारे घर वाले अकेले हैं भाई गेहूँ का करते तो बड़ी बूढ़ी ने कही जे तुम्हें टेरता हूँ तो मैं इन्हें कही तुम्हारा लड़का खत्म हुई वो मैंने कही हाँ मतलब दुख है तुम्हारे मैंने कही हाँ कई भाई लड़का तुम्हारो रही गए दुई है भाई तो कई भाई लड़का रह गए उन्होंने खतरा कहीं उतारो करवाए ले तो हम तो विपत्ति के मारे मत कटी उतारो करवाए ले चावल मंगाए चावल पड़ी के और वही थे करके हमारे ऊपर चावल डाल दे तो कोई माल की चीज़ ले आवे तो हम नाक थी लौंग ले आए धरी थी डब्बा तब जाकर भारी चीज़ लावो जा से उतारो ना मुझे भारी चीज़ लावो तब मैं हम लगा जो पेंडल लाए दिखाओ जरा जो पेंडल लाए बस इनने कहा करो पेंडल लाए इनने भाई आटा तो मंगा भाई आटा में पेंडल हमें होता ही नहीं रहो इनने पता नहीं कि आटा में गड़ाओ कि नहीं हमने बहु अचानक इनने घर में जैसे भीखौ ना गाँव भीखौ ना मांगी हमें कही तुम अंदर जाओ कमरा में अंदर जाओ तले हम पड़त तुम्हारी उतारो पड़त हम अंदर चले गए लला कमरा में इनने बाई में से जो पेंडल निकाल लो आटा में 9 गांठी लगा दे कई गांठी 3 दिन बाद खुली हाँ शनिचर गांठी खुली लला हमारे पेट मानी मैंने कहा लला तो चलो इको ऐसा था ना जी पेंडल लाए जाए हमने बहु आटा तुत्ता ही है टटोई के देखो जाए मैं आटा में कछू ना लला हुआ आटा में कछू ना बस जाइए इनने मारी मोटरसाइकिल बैठे अब तमाही हमने बहुत आटा खपो के आई थे हमने जले निगाह करी तले से चले आए हम कहते मारी मोटर कितने बाबा थे कितने बाबा थे दुई थे जो लालू पहने है सो अब बहु हमारे लोग जय पकड़ के ले गए सो तो अच्छा अब जब कहूँ रत्ता में बैठो आप कहाँ की रहने वाली क्या नाम है आपका पिंकी पति का नाम लला बताएगा अपने मुँह से बताओ पप्पू नाम है हाँ। आपका नाम पिंकी है हाँ गाँव का नाम मुझे खैरा थाना कौन सा लगता है उठाई तो उसायद थाना हाँ सोनभद्र जनपद के अनपरा थाना क्षेत्र अंतर्गत औड़ी मोड़ पर स्थित एक ग्राहक सेवा केंद्र में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की घटना केंद्र में रखा नगद धनराशि और अन्य कीमती सामान जलकर पूरी तरह राख हो गए हैं। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार लाखों रुपए के नुकसान की बात की जा रही है और साथ ही प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग लगने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास भी किया है और साथ ही सूचना देने के बावजूद दमकल विभाग की टीम काफी देर से मौके पर पहुंची है, जिससे नुकसान और अधिक बढ़ गया है। घंटों की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया है और लोगों में दहशत व्याप्त है। आग के कारणों का अभी तक कोई स्पष्ट पता नहीं चल सका है। प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, जिसको लेकर पुलिस जांच में जुटी है। वहीं पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है और जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। संदिग्ध परिस्थितियों में जिला अस्पताल पुरुष में तैनात एनेस्थीसिया के डॉक्टर की हुई मौत। सूत्रों के मुताबिक नहाने के लिए बाथरूम में गए हुए थे, तभी संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। बाथरूम के दरवाजे को तोड़कर मृतक डॉक्टर के शव को बाहर निकाला गया। एनेस्थीसिया के डॉक्टर गणेश यादव पुत्र राधे श्याम सिंह निवासी मकान नंबर 28 इंदिरा आवास सोसाइटी मिलन विहार मुरादाबाद के निवासी है और मृतक डॉक्टर 13 जुलाई 2023 से जिला अस्पताल पुरुष में एनेस्थीसिया के पद पर तैनात थे। डॉक्टर की मौत की सूचना मिलते ही जिला अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर की मौत से खबर के बाद जिला अस्पताल पुरुष को बंद कर दिया गया है। सूचना मिलते ही कोतवाल थाना पुलिस भी जिला अस्पताल परिसर पहुंची है और थाना कोतवाली पुलिस ने मृतक डॉक्टर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थाना कोतवाली क्षेत्र के जिला अस्पताल पुरुष में बने सरकारी आवास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
खबर अलीगढ़ से है, जहां रास्ते में घर जा रही महिला को आधा दर्जन से अधिक दबंग महिला और पुरुषों ने जमकर पीटा है। मामूली कहासुनी को लेकर 2 माह की गर्भवती महिला को जमीन पर गिराकर पीटा गया। मारपीट में महिला और उसकी बेटी को आई चोट। स्थानीय पुलिस से की है शिकायत। पीड़ित महिला की शिकायत पर थाना महुआ खेड़ा पुलिस ने 5 महिलाओं सहित 8 लोगों को खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। 15 दिन बीत जाने के बाद भी स्थानीय पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ नहीं की कोई कार्रवाई। आरोपी लगातार पीड़ित महिला और उसके पति पर फैसले का बना रहा दबाव और फैसला न करने पर दे रहा जान से मारने की धमकी। पीड़ित महिला ने एसएसपी से मिलकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आपका रेनू रेनू कहाँ की रहने वाली है? मैं चौधरी बिहार थाना कौन सा लगता है? महुआ खेड़े। तो क्या हुआ था, किस मामले की शिकायत लेकर आई हो? मैं रास्ते में जा रही थी, मुझे 7-8 लेडीज़ों ने घेर लिया। वहाँ पे आके मुझे मारपीट बहुत करने लगे मेरे साथ। मैंने बोला कि मैं बोलने का तो कुछ मौका ही नहीं दिया मुझे। मेरे हाथ में 6 महीने की बच्ची थी, मैं 2 महीने से प्रेग्नेंट हूँ और मेरी बच्ची भी नीचे गिरा ली थी। वो तो मोहल्ले वालों ने देख लिया, तो एक हमारी दीदी उन्होंने बीच बचाव कराया था। बड़ी मुश्किल से मुझे छोड़ा था। वीडियो भी है, सब कुछ है। हमारी कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। महुआ खेड़े वाले तो बिल्कुल भी मुकदमा दर्ज तो कर लिया मगर रख लिया मगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं वो लोग। तो किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था ये? बस ऐसी कुछ हमारी भांजी है, वो बाहर बात कर रही थी, मोहल्ले की एक लड़की सुन रही थी, उसने वो आकर चुगली करने लगी। मैंने कि तुझे क्या पड़ी चुगली उगली करने की? तो फिर ऐसी रास्ते में जा रही थी कि मतलब तेरी मामी ने हमारी नहीं सुनी तो तेरी सुन रही है, क्यों सुन रही है तेरी मामी? तो उन्होंने बोला कि तुझे क्या पड़ी, मामी मेरी है तो मेरी सुनेगी, तेरी थोड़ी नहीं सुनेगी। तो फिर क्या कहते हैं, उसके बाद में रास्ते में पकड़ ली है लड़की ने, मारपीट करने लगे बहुत ज़्यादा। इनके साथ भी कितने लोग थे जिन्होंने मारपीट की थी? कम से कम 8-9 जने थे। तो पुलिस के थाने गई थी? जी। क्या हुआ फिर? वहाँ पर कुछ सुनवाई नहीं हुई मेरी, कुछ भी बिल्कुल। मुकदमा लिखा गया आपका? नहीं जी मुकदमा लिख गया, कुछ भी नहीं हुआ मगर कुछ कराई नहीं। कितने दिन हो गए इस घटना को? कम से कम हो गए 14-15 दिन। अच्छा, अब क्या चाहती हो आप? मैं ये चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिले और उन्हें जेल भेजें। आज कहाँ पर आई थी? मैं एसएसपी को ऑफिस पे आई थी। अच्छा, मुलाकात हुई किसी से? जी हो गई। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने ये बोला कि आप घर पे जाओ, मेरी सुन ली सब बात उन्होंने, पर उन्होंने घर पे भेजने की बोला। और मेरे जब भी मैं बाहर जाती हूँ, उसका बाप है दौलत राम, उसका भाई है सुमित, जब भी कहीं निकल के जाऊँगा तो वो लोग पिस्टन दिखा कर डराते हैं मेरे को बहुत ज़्यादा। मेरी भांजी को डराते हैं, बोलते हैं तेरे आदमी को मार दूंगा, तेरे आदमी रात में आता है, ये है वो है, किसी दिन उसकी लाश मिलेगी। मेरे भाई को मारने की धमकी देते हैं बहुत ज़्यादा। किस लिए धमकी दे रहे हैं? ऐसे मारने के लिए, जैसे मेरे संग मार पिटाई करी, मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ ना, उसके खिलाफ मैंने मुकदमा दर्ज किया है इसीलिए कि आगे मत जा, ये वो मार दूंगा तेरा। एसएसपी ऑफिस के बाहर एक महिला ने 2 यूट्यूबरों की जमकर पिटाई की। यूट्यूबर महिला पर कर रहे थे अवैध टिप्पणी। यूट्यूबर महिला से अपनी जान बचाकर भागते हुए नजर आए हैं। महिला ने पुलिस के सामने यूट्यूबरों को खींचकर जमकर पीटा है। यूट्यूबरों के खिलाफ महिला ने दी थाना सिविल लाइन में शिकायत। मौके पर पहुंची थाना सिविल लाइन पुलिस ने मामले को कराया है शांत।
डीएम चंद्रमोहन गर्ग ने जारी की अंतरिम मतदाता सूची। जनपद में कुल मतदाता संख्या 13,20,890, पुरुष मतदाता 7,19,567, महिला मतदाता 6,01,294, थर्ड जेंडर मतदाता 29। 10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित हुई फाइनल सूची पूरी प्रक्रिया को बताया गया पारदर्शी। आज एसआईआर की निर्वाचन नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जा रहा है जनपद चंदौली में। 27 अक्टूबर को इलेक्टोरल रोल फ्रीज किया गया था एंड 6 जनवरी को हमारा ड्राफ्ट पब्लिश किया गया था जिसमें 12,58,000 वोटर्स थे। इसके बाद में 6 जनवरी से लेकर के 27 मार्च तक हमारे द्वारा जनपद के अंतर्गत दावे आपत्ति ली गई थी। करीब 1,56,000 हमारे नो मैपिंग के केसेस थे और 2,30,000 हमारे लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के केसेस थे। इन सभी की सुनवाई की गई थी। सुनवाई के उपरांत 5,700 ऐसे व्यक्ति पाए गए थे जिनके द्वारा कोई भी दस्तावेज या कोई आधार नहीं प्रस्तुत किया गया था। इसी बीच करीब 70,400 नए वोटर्स भी इसमें शामिल किए गए हैं। आज जो हमारी फाइनल पब्लिकेशन की जा रही है इसमें 13,20,000 वोटर्स हैं। पुनरीक्षण का कार्य हमारा आगे भी चलता रहेगा। यदि कोई नए वोटर्स 18 साल से ऊपर के कोई वोटर्स हैं या कोई वोटर्स छूट गए हैं तो उन सबको लेकर के भी पुनरीक्षण का कार्य चलता रहेगा। एंड हमारी यही प्रयास रहेंगे कि जो हमारी वोटर लिस्ट है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहे। पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ हमारे सभी अधिकारीगणों ने काम किया है और आगे भी हम लोग इंश्योर करेंगे कि वोटर लिस्ट की ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी हम लोग मेंटेन करके रखें। जो अपात्र घोषित हुए उनके लिए क्या किया? जो अपात्र घोषित किए गए हैं उनके नाम विलोपित किए जाते हैं। यदि उनके द्वारा भविष्य में कोई डॉक्यूमेंट दस्तावेज प्रस्तुत किया जाएगा तो पुनः उन्हें भी शामिल किया। सर, जो एलिजिबल वोटर्स हैं वो आगे कैसे एलिजिबल वोटर्स के पास में जो रेगुलर तरीका है दे कैन इवन अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन भी कर सकते हैं और चाहे तो BLO के माध्यम से भी वो अप्लाई कर सकते हैं। कोई डेडलाइन भी है? इसकी कोई डेडलाइन नहीं होती, तो रेगुलर एक्सरसाइज है जो कि आपकी चलती ही रहेगी। पहला जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गिलौला में 6 रोगियों को वितरित की गई पोषण पोटली। श्रावस्ती जनपद के गिलौला सामुदायिक केंद्र में आज एक सराहनीय पहल देखने को मिली है। CHC गिलौला के कर्मचारियों द्वारा गोद लिए गए 15 TB रोगियों को पोषण पोटली वितरित की गई। कार्यक्रम CHC अधीक्षक डॉक्टर दीपक शुक्ला के नेतृत्व में आयोजित किया गया जिसमें TB मरीजों के बेहतर स्वास्थ्य और शीघ्र रिकवरी को ध्यान में रखते हुए उन्हें पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया गया है। डॉक्टर दीपक शुक्ला ने बताया कि क्षय रोग के इलाज के साथ साथ मरीजों को उचित पोषण मिलना बेहद जरूरी है जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और वे जल्द स्वस्थ होंगे। स्वास्थ्य विभाग की इस पहल से मरीजों में उत्साह देखने को मिला है। खबर लखीमपुर खीरी से है जहां योगी आदित्यनाथ कल लखीमपुर के दौरे पर रहेंगे। जिले की 2 तहसील पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पहले कार्यक्रम मिनट टू मिनट आपको बता दें 11:30 बजे चंदन चौकी में उतरेगा CM का उड़न खटोला। 11:40 पर थारू परिवार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से यहां आवासित परिवारों का भौमिक उद्धार और साथ ही अधिकार प्रदान करेंगे। योजनाओं के लाभान्वित परिवार को चेक वितरण, मुख्यमंत्री आवास के लाभार्थियों को आवास की चाबी प्रदान करेंगे। निर्माण कार्यों का
उद्घाटन शिलान्यास 12:40 पर मोहम्मदी तहसील के मियाँपुर गांव के लिए रवाना होंगे। 1 बजे मोहम्मदी तहसील के मियाँपुर गांव पहुंचेंगी योगी का उड़न खटोला। 1:10 पर भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय विस्थापित परिवारों को भौमिक अधिकार पत्र देने के साथ आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। जनपद बदायूं के इस्लामनगर थाना क्षेत्र के गांव राजथल का रहने वाला 18 वर्षीय दिनेश पुत्र किशन वीर के गांव के रहने वाले राम लखन अपने ट्रैक्टर पर दिनेश को ट्रैक्टर पर बैठाकर किसी के खेत की जुताई करने जा रहे थे। इसी बीच अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर खाई में अचानक पलट गया, जिससे राम लखन ने कूदकर अपनी जान बचा ली है और दिनेश ट्रैक्टर के नीचे दब गया है। घायल को ट्रैक्टर से निकालकर चंदौसी अस्पताल परिजन लेकर गए हैं, जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई है। मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। उधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और दिनेश के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। खबर महोबा से, जहां महोबा के पुलिस लाइन रोड स्थित काशीराम कॉलोनी के कंपोजिट विद्यालय में आज स्कूल चलो अभियान के तहत वार्षिक उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में मंडल से लेकर राज्य स्तर तक खेल और शिक्षा में नाम रोशन करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को मेडल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां देकर नाटकों के जरिए सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव के प्रति समाज को जागरूक भी किया। उत्तर प्रदेश सरकार के स्कूल चलो अभियान में को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हुए महोबा के पुलिस लाइन रोड स्थित मल्टी स्टोरी कंपोजिट विद्यालय में प्रवेश उत्सव और वार्षिक उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के प्रधानाध्यापक मोहम्मद इरफान ने मुख्य अतिथियों का बैच अलंकृत कर स्वागत के साथ किया है। मंच पर उतरते ही बच्चों ने अपनी कला का ऐसा जादू बिखेरा है कि पूरा परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा है। बच्चों ने एक ओर जहां रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए, वहीं दूसरी ओर समाज को संदेश देते हुए शिक्षा की महत्ता और बड़ों के सम्मान पर आधिकारिक नाट्य प्रस्तुत किए हैं। कक्षा 8 की शालिनी और साथ ही शिवाकी यादव, दिव्यांशी, कार्तिक और शुभम कुमार को मोमेंटो प्रदान किया गया। कक्षा 7 के मोहित, मोहिनी, रितिका और रिहान तथा कक्षा 6 की राधा, महिमा, शैली, दिव्यांश और जोया खान को बेहतर प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, स्कूल में नए प्रवेश लेने वाले बच्चों को भी खास ख्याल रखा गया। उन्हें उपहार भेंट कर विद्यालय परिवार में स्वागत किया गया। अंत में शिक्षिका भवानी वर्मा और साथ ही इकरा आतिका ने सभी का आभार व्यक्त कर कार्यक्रम का समापन किया। पंडित दीनदयाल नगर उपाध्याय मुगल सराय में शुक्रवार को नगर पालिका इंटर कॉलेज के प्रांगण में 5 मनोनीत सभासदों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर 2.62 करोड़ की लागत से विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुगल सराय विधायक रमेश जायसवाल और नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष सोनू किन्नर मौजूद रही हैं। राज्यपाल द्वारा मनोनीत इन पंचायत सभासदों में राकेश कनौजिया, रानी गुप्ता, कमलाकर दुबे, रमेश चंद्र शर्मा और भीमा मोदी शामिल रही और साथ ही आपको बता दें, इन सब ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। विधायक ने इसी मौके पर नगर क्षेत्र के विकास को गति देने के उद्देश्य से 2 करोड़ 62 लाख की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने बताया कि बंगाल चुनाव में व्यस्तता के बावजूद वे कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए विशेष रूप से यहां पर आए हैं। इस समारोह को नगर क्षेत्र के विकास और जनप्रतिनिधियों के बीच समन्वय को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आज नगर पालिका इंटर कॉलेज के इस पवित्र प्रांगण में राज्यपाल महोदया के द्वारा चयनित 5 नामी सभासद जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, आज उनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम था। आज मेरा उसी में आना हुआ, क्योंकि बंगाल चुनाव में था, इस नाते
शपथग्रहण कार्यक्रम में अपने कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई करने के लिए मैं वहां से 2 दिन छुट्टी लेके आया हूं। आज शपथग्रहण कार्यक्रम में आया था, साथ ही 2 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से नगर पालिका क्षेत्र के अंदर अनेक विकास कार्यों का शिलान्यास भी मैंने आज यहाँ किया। 2 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा, इस का मैंने शिलान्यास आज किया। महोबा में महज उधार में मछली न देने पर दबंगों ने एक ससुर और उसकी बहू पर लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। इस बर्बरता में ससुर के दोनों हाथ पैर टूट गए हैं, जिन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस में शिकायत के बावजूद अब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। महोबा में दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं, अब उन्हें कानून का भी कोई खौफ नहीं रह गया। ताजा मामला महोबखंड थाना क्षेत्र के भुजपुरा गाँव से है, जहाँ तालाब में मछली पालन का काम करने वाले एक गरीब परिवार को दबंगई का शिकार होना पड़ा। पीड़ित नंदराम रैकवार का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने गांव के कुछ दबंगों को उधार में मछली देने से मना कर दिया था। बीते शाम जब वह अपने घर के दरवाजे पर बच्चों के साथ बैठा था, तभी बिजली जाते ही गांव के दबंगों ने अचानक हमला बोल दिया। लाठी डंडों से लैस हमलावरों ने नंदराम को इस कदर पीटा कि उसके दोनों हाथ पैर बुरी तरह टूट गए हैं। बीच बचाव कराने आई बहू पार्वती को भी दबंगों ने नहीं बख्शा। पार्वती का आरोप है कि दबंगों ने उसे घर के अंदर घसीटकर बाहर निकाला और बेरहमी से मारपीट की है। कुछ नहीं सर, तालाब का ठेका लेते तो मछली नहीं दी, दारू पी के आते हैं, गाली देते लड़की बिटियों की। तो हमने बोला भाई साहब गाली न मत दे करो, लड़की बिटिया हमारी है तो आपकी भी है। तो बोले कि मादर चौधरी को भोसड़ी वाली को मारा, खींच के डुकरा को मारा। तो फिर हमने बचाने के लिए गई तो मुझे पीछे से लठ मार दिया है, मेरे पैर में लगा तो मैं गिर गई, फिर अंदर से खींच के मारा है। कितने लोग थे? 10-12 लोग हैं, लेकिन गिर गए तो फिर चिन्ह नहीं पाया है कि कौन कौन था। कैसे बचाव किया? बचाव जब हम बेहोश हो गए फिर भागे आप हम लोग गिर गए, हम लोग गिरे के बाद फिर भाग गए कि ये तो मर गया, तो फिर भाग गए, बेहोश भाग गए। इसके बाद पूरा मोहल्ले वाले निकले हैं कि मर गया है कि जिंदा है। जब कहाँ के हैं लोग? जिनमें सारे गांव के हैं, मतलब हमारी गांव के, हम किसी और को नहीं लगाते। हाँ, जे राजपूत हैं, हम रैकवार हैं, गरीब आदमी हैं, हम अपनी मजदूरी करते खाते हैं। अच्छा, इस मछली को लेकर विवाद? हाँ। पहले कोई विवाद? कुछ नहीं, बस अभी कहाँ आए हो आप लोग? महोबा जिला। कैसी हालात है इनकी दादाजी? दादाजी की तो बिल्कुल हालत खराब है। घटना जा हो गई साहब की, ठेका लें तालाब का, दूसरे के नाम तालाब ठेका, उससे ले हम बलकट ले अपना धंधो करते हैं। वे लोग मछली लेना आए तो अब उनकी उधार दे मछली, कहीं उधार नहीं है भैया, कहाँ लो उधार दे, मछली नहीं दी। सो उनको शाम के प्रोग्राम बनो, तो शाम के हम आए हार से ऐसे जैसी द्वारे बैठी थी, अपने बच्चा खिला रही थी। तो आए लोग, उतने टाइम पे लाइट बुझ गई, तो उनने हमारा दाई लाइट, तो हमारा साहब घोड़ा टूट गया, दो ही घोड़े टूट गए, 2 ही हाथ टूट गए और रीढ़ की हड्डी टूट गई। क्यों मारा? कौन है ये लोग? ये लोग हैं एक भवानी सिंह का बाप को नाम, और भवानी सिंह का लड़का सतीश, और उसका लड़का एक हल्की को का नाम सुनील। काय से मारा है इनने? डंडे से मारा, अच्छे डंडे। कहाँ मारपीट की है इन लोग? दोरे में, अपने द्वारे में। कितने लोग थे? लोग आते थे 10-12, तो सभी ने मारा है, लेकिन जो नहीं पहचानो कि कौन के। कितने लोगों को मारा है? बस दोनों को मारा, बहू को, मुझे, और नहीं मारा किसी को। और सब अंदर पड़ी थी, अंदर ना पड़ी होती तो सबको मारते। अच्छा, क्या कह रहे थे मारपीट में? अब मारपीट है तो जो कह रहे थे कि मारो जाए या मारो जाए, तो देखते फड़ा मैं डर होती, धरती में सी है नीचे, पानी बाद नाली है,
तू नाली में डरो तुम्हें फिर दे जाओ, फिर मुँह को मुँह से आवाज़ न रहो। थाने में शिकायत की है इसमें? थाने में शिकायत रात के गई थी साहब। अब थाने की शिकायत तो पता नहीं है कि कैसी करी इनने। मैं तो गाड़ी पे से आड़ नहीं है। क्या कह रहे थे थाने में? क्या कहा पुलिस ने? क्या आश्वासन दी? पुलिस से मुझसे तो कुछ नहीं कही, इन लोगों ने कही गए, मैं उससे नहीं कही कुछ। क्या चाहते हो आप? हम जो चाहते हैं साहब कि मान लो हम जो चाहते हैं कि हमारी डॉक्टरी हो जाए और मान लो कार्रवाई चाहते हैं। कार्रवाई चाहते हैं। अब बगैर कार्रवाई को साहब अब पूरी जिंदगी नशा गई, तो कार्रवाई हुए तो मान लो थोड़ी कार्रवाई से सुने तो सरकार सुन रही है या नहीं सुन रही, कि गरीब का कोई है ही नहीं है। घटना हो गई है। घटना विवाद हुआ मछली विवाद से। मछली क्या है कि पिताजी ठेका चलाते हैं ना, मछली देने के कारण विवाद हुआ है और जान मारने की धमकी दे रहे हैं। अगर ज़्यादा करोगे तो बिल्कुल से मार देंगे। दबंग लोग हैं भगवान सिंह राजपूत, सन ऑफ सतीश सन ऑफ भगवान सिंह, और सुनील सन ऑफ भगवान सिंह और भगवान सिंह राजपूत। कितने लोगों को मारा है इन लोगों? जो 2 लोगों को मारा है। किस किस को? हाँ, हम लोग निंदी नंदराम को और पार्वती। ये कौन है आपस में, क्या लगती हैं? तो जो हमारे पिताजी हैं वे भाभी हैं। अच्छा, मतलब कितने लोग आए थे? लोग कहाँ मारपीट करी है? ये घर पर गए, अंदर बढ़ गए। काय से की है? डंडे से। फिर कैसे बचाव किया? कैसे? गांव वाले आए, जो बचाव किया। हम लोग तो थे नहीं मौके पे, फिर आए। कौन थे घर में? कौन कौन था? कौन भी सब घर वाली थी और बड़ी भाभी थी, पिताजी। खबर नैनीताल से है, जहां सरोवर नगरी व उसके आसपास समेत पूरे प्रदेश में गैस सिलेंडर के लिए जहां रात से लेकर सुबह तक लाइनों में लगे भूखे प्यासे लोग अपने गैस सिलेंडर लेने के लिए लगे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर जनपद नैनीताल के रामनगर क्षेत्र में चौथे छोटे बड़े गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करते हुए 2 सगे भाइयों को पुलिस टीम ने धर दबोचा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई। जनपद में ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत अवैध गतिविधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली रामनगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें एसपी हल्द्वानी मनोज कात्याल जिला और साथ ही क्षेत्राधिकारी रामनगर सुमित पांडे के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार के नेतृत्व में पुलिस द्वारा रामनगर क्षेत्र स्थित खताड़ी में सूचना पर एक मकान में छापेमारी की गई, जहां घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करते हुए अवैध भंडारण एवं रिफिलिंग का कार्य किया जा रहा था। भंडाफोड़ उसका किया गया। आपको बता दें, मौके से अवैध रिफिलिंग करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, अमन उर्फ भल्ला और साथ ही शहजाद उर्फ शैजी। 16 है और बड़े सिलेंडर 18 है। इसमें पुलिस को जो रामनगर कोतवाली है, इसको मुखबिरी सूचना प्राप्त होती है कि खताड़ी क्षेत्र के अंदर एक मकान है जिसके अंदर कुछ जो घरेलू सिलेंडर्स हैं उसकी कालाबाजारी भंडारण वहाँ पर जो है अवैध रिफिलिंग की जा रही है। इस पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए जो रामनगर कोतवाली की हमारी पुलिस है वो मौके पर पहुँचती है और वहाँ पर देखती है कि लगभग दो ये भाई हैं। एक का नाम अमन है, दूसरे का नाम शहजाद है। ये दोनों अवैध रिफिलिंग वो इनके पास लगभग 34 सिलेंडर अवैध जिसका उन्होंने इनके द्वारा भंडारण किया गया था और ये इनके जो बड़े और छोटे से सिलेंडर्स में रिफिलिंग कर रहे थे। तो मौके पे पुलिस ने पहुंच के छापेमारी की गई और इनको रंगे हाथों वहाँ पे पकड़ा। इसमें लगभग छोटे सिलेंडर 16 है और बड़े सिलेंडर 18 है। इसके अलावा जो है रिफिलिंग का जो उपकरण होते हैं वो मौके से प्राप्त बरामद हुए हैं, तराजू, बांट इत्यादि बरामद हुए हैं और इसी के साथ साथ जो अवैध ज्वलनशील पदार्थ वो भी बरामद हुआ है। इसमें जो पुलिस टीम जो हमारी गई थी वो वरिष्ठ उप निरीक्षक दीपक बेस्ट, वीरेंद्र बेस्ट, उप निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार, कांस्टेबल अमित कुमार, कांस्टेबल गंगन भंडारी, कांस्टेबल संजय सिंह व महिला कांस्टेबल रेशु। और मैं आपके माध्यम से एक संदेश पहुंचाना चाहूँगा कि किसी प्रकार का भी भंडारण जो है वो अवैध है। इसमें 3/7 जो हमारा एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है इसके अंदर मुकदमा दर्ज किया। तीर्थनगरी ऋषिकेश की
पवित्रता और मर्यादा को भंग करने वाले पर्यटकों को अब का पुलिस का डंडा चलने लगा है। ताजा मामला लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र के गरुड़ चट्टी का है, जहां सरेआम सड़क पर हुक्का पीकर हुड़दंग मचा रहे पर्यटकों को पुलिस ने कड़ा सबक सिखाया है। बता दें कि लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गरुड़ चट्टी मार्ग पर कुछ पर्यटक सरेआम सड़क किनारे बैठकर हुक्का पी रहे थे। जैसे ही पुलिस की नजर इन पर पड़ी है, पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने न केवल इनका चालान काटा है, बल्कि भविष्य में ऐसी अभद्रता न करने की सख्त हिदायत दी है। हुक्का पीने वालों के अलावा पुलिस ने उन वाहन चालकों को भी शिकंजा कसा है। वाहनों में प्रतिबंधित काली फिल्म लगाकर जो क्षेत्र में घूम रहे थे, पुलिस ने मौके पर ही गाड़ियों के शीशों के से काली फिल्म उतारी है। और साथ ही आपको बता दें कि गंगा की पवित्रता और स्थानीय शांति व्यवस्था बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है। आगामी चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में आज ऋषिकेश स्थित चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप कार्यालय परिसर में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस ड्रिल का मुख्य उद्देश्य आपदा की स्थिति में विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और साथ ही रिस्पांस टाइम को परखना रहा। एसडीएम ऋषिकेश योगेश मेहरा ने जानकारी देते हुए बताया कि मॉक ड्रिल के दौरान ट्रांजिट कैंप में आग लगने और साथ ही उसके बाद मची भगदड़ जैसी आपातकालीन स्थिति का परिदृश्य तैयार किया गया था। जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र से सूचना मिलते ही प्रशासन सक्रिय हो गया। सूचना मिलते ही इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम के तहत प्लानिंग और साथ ही लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशन सेक्शन को वहां पर तत्काल एक्टिवेट कर दिया गया। इस अभ्यास में कई महत्वपूर्ण विभागों ने हिस्सा लिया। मॉक ड्रिल के दौरान देखा गया कि परिसर के भीतर बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं सहित लगभग 70 से 80 श्रद्धालु फंसे हैं। शासन द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में चारधाम यात्रा रेड अलर्ट जारी होने के कारण और बहुत ज़्यादा क्राउड यहाँ पे एकत्रित होने और ऊपर से यात्रा को रोकने के निर्देश मिले थे एज ए मॉक ड्रिल में। उस निर्देश के क्रम में यहाँ पर किस तरीके से यात्रा रुकने के बाद यहाँ पर व्यवस्थाएं की जाएगी और कहाँ कहाँ पर लोगों को रुकाया जाएगा, इस संबंध में एक विस्तृत मॉक ड्रिल यहाँ पर की गई है, जिसमें एक्सरसाइज की गई कि प्रैक्टिकली अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो कैसे हम लोगों को कहाँ पर रुकाएंगे, उनको किस तरीके से उनकी रहने की व्यवस्था होगी, खाने की व्यवस्था होगी, स्वच्छ पानी किस तरीके से मिले, पार्किंग एरिया कौन सा होगा और इसके अलावा एम्बुलेंस कोई स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें होती तो कैसे होगी, इन सब चीज़ को लेकर के यहाँ पर एक मॉक ड्रिल की गई है। और निश्चित रूप से इस मॉक ड्रिल से जो आगामी चारधाम यात्रा होगी, अगर कभी ऐसी परिस्थिति आती है यात्रा को रोकना होता है और लोगों को ऋषिकेश में रुकाना होता है, तो उसके लिए ये अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। देखिए, आगामी चारधाम यात्रा को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से ये आपदा का जो मॉक ड्रिल है, ये आज चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप में किया गया और बेसिकली एक फायर इंसिडेंट था और इसमें भगदड़ मचने की कुछ सूचना प्राप्त हुई थी हमें डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी कंट्रोल रूम से, जिसमें हमने अपने जो हमारा IRS सिस्टम है उसके अंतर्गत जो हमारा प्लानिंग सेक्शन, लॉजिस्टिक सेक्शन और ऑपरेशन सेक्शन है उसको एक्टिवेट करते हुए जो हमारे जितने लाइन डिपार्टमेंट है, चाहे PWD है, जल संस्थान है, फायर है, NDRF है, SDRF है, सभी की मदद से जो है ये मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। और इसमें बेसिकली हम जो देखते हैं कोऑर्डिनेशन और जो रिस्पांस टाइम वो हमारा बिल्कुल सटीक रहा और ये आगामी चारधाम यात्रा की सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे जो हमारे मॉक ड्रिल हैं वो लगातार आगे भी आयोजित किए जाए। मॉक ड्रिल के अंदर किस चीज की सूचना थी? देखिए, मॉक ड्रिल में हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप में फायर इंसिडेंट हो गया है, आग लग गई है और जिसके कारण 70 से 80 लोग अंदर फंसे हुए हैं, जिनमें बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, श्रद्धालु सभी लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में हमने तत्काल जो है वो स्थानीय पुलिस को सूचित किया और जो हमारा ढालवाला में हमारा SDRF कैंप रहता है और NDRF
एनडीआरएफ को भी हमें आवश्यकता पड़ी बुलाने की, क्योंकि आग की जो घटना थी काफी ये अपना विकराल रूप ले चुकी थी। तो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की मदद से इसको पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और फाइनल सर्च ऑपरेशन के बाद 2 लोग गंभीर रूप से घायल इसमें पाए गए, जिनको सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया और बाकी लोगों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया। जैसा भली भांति ज्ञात है कि देश में 16 साल बाद फिर आगामी 24 अप्रैल सन 2006 से जनगणना होने जा रही है, जिसको लेकर भारत सरकार भी सक्रिय हो गई है, जिसके चलते देश भर में जनगणना कार्य को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उसी तर्ज पर देवभूमि उत्तराखंड प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर से एक खास खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां पर आज जसपुर जिलाधिकारी राहुल शाह के नेतृत्व में और जसपुर तहसीलदार दिलीप सिंह नेगी की मौजूदगी में जसपुर खंड विकास अधिकारी कार्यालय के सभागार कक्ष में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें पहुंचे शिक्षकों को देश में आगामी 24 अप्रैल 2026 से शुरू हो रही जनगणना कार्य को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। के दृष्टिगत पहले चरण में जो हमारा हाउस लेवल लिस्टिंग की जानी है, उसकी संबंध में जितने भी हमारे एनुमिनेटर और सुपरवाइजर हैं सभी के आज प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें कल से जो भी व्यक्ति अपना डिटेल भरना चाह रहा है, स्वगणना करना चाह रहे हैं, उनके लिए सेल्फ इनोमिनेशन फॉर्म se.census.gov.in में उपलब्ध है, वहाँ भी भर सकते हैं। इस संबंध में प्रचार प्रसार किया जा रहा है, सभी लोगों से अनुरोध भी किया जा रहा है। साथ साथ हमारा जो फील्ड लेवल का कार्य है, सभी हमारा जो हाउस लेवल ब्लॉक्स में जो होना है वो हमारा 24 तारीख से प्रारंभ होगा, जिसके संबंध में प्रशिक्षण आज दिया जाएगा। खाड़ी देशों में जारी भीषण युद्ध के चलते पैदा हुए एलपीजी संकट के बीच रामनगर से चौंकाने वाला मामला निकलकर सामने आया। आपको बता दें, जहां एक और आम लोग गैस सिलेंडर के लिए भटक रहे हैं, वहीं कुछ जमाखोर इस संकट को कमाई का जरिया बना रहे हैं। प्रशासन ने एक ऐसे ही बड़े गैस माफिया का भंडाफोड़ करते हुए 34 सिलेंडर बरामद किए हैं। एसडीएम गोपाल सिंह चौहान और कोतवाल सुशील कुमार की अगुवाई में हुई छापेमारी में एक घर से भारी मात्रा में गैस सिलेंडर और रिफिलिंग उपकरण बरामद हुए हैं। छापेमारी के दौरान टीम ने 16 बड़े, 2 कॉमर्शियल और 18 छोटे सिलेंडर सहित 34 सिलेंडर जब्त किए हैं। मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हैरानी की बात यह है, जब आम उपभोक्ता डीएसी कोड होने के बावजूद सिलेंडर के लिए परेशान थे, तब ये लोग चोरी छिपे गैस जमा कर मुनाफाखोरी कर रहे थे। हमको भी कल रात को सूचना मिली थी और सूचना पे हमने तत्काल कार्रवाई की है और हमने मौके पे लगभग 34 सिलेंडर, जो 16 बड़े सिलेंडर हैं जिसमें 2 कमर्शियल भी हैं और 18 छोटे सिलेंडर जिसमें घरेलू और कमर्शियल दोनों सिलेंडर हैं। तो टोटल 34 सिलेंडर हमने पकड़े हैं। इसके अलावा साथ में जो रिफिलिंग के जो उपकरण होते हैं, कई तरह टाइप के जो उपकरण हैं वो भी मौके से बरामद भी किए हैं और साथ में जो ये बाट माप तोल वाला होता है 200 ग्राम से लेके 20 किलोग्राम तक हमने मौके से जब्त किया है। चूँकि ये जो मामला है, ये जो अवैध रिफिलिंग है उसका मामला है ये, तो ईसी एक्ट में मुकदमा भी दर्ज हो गया है। जो संबंधित विभाग है वो भी उन्होंने तहरीर दी है, उसमें मुकदमा हो रहा है और उन पर कार्रवाई भी की है। जो भी आपका इसमें जो 2 संदिग्ध लोग थे उनको कल अरेस्ट किया है और जो अवैध जो 34 जो सिलेंडर हैं वो हमने अपने कस्टडी में रखे हुए हैं। कि इसको लेकर मेरी सुबह भी एआरओ साहब से बात हुई है और मैंने उनको स्पष्ट निर्देश दिए हैं, क्योंकि पीछे मुझे 2-4 बार ये शिकायतें मिली थी कि हमारी डीएससी हो गई और डीएससी होने के बाद हमको सिलेंडर नहीं मिला और ऑनलाइन डिलीवरी दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो डिलीवरी दिखा रहा है वो उनको घर पे गैस नहीं पहुंची है और उन्होंने वैसे ही फर्जी डिलीवरी दिखाई है। तो इसकी भी जांच कर रहे हैं। मैंने एआरओ को इसमें नामित कर रखा है और अगर इसमें किसी की भी
खबर सुजानगढ़ से है, जहां 22 वर्षीय युवती को कार की टक्कर से मौत हो गई है। नलियाबास में सुबह घूमने गई थी युवती रंजीता भार्गव नाम युवती, कार की टक्कर से उसकी मौत हो गई। आक्रोशित लोगों ने स्टेशन रोड पर किया है सड़क जाम। आरोपी कार चालक को गिरफ्तार करने की मांग है। पुलिस के समुचित आश्वासन के बाद खोला सड़क जाम। सुजानगढ़ के नलियाबास निवासी 22 वर्षीय युवती की कार की टक्कर से मौत हो गई है। जानकारी अनुसार रंजीता नामक युवती सुबह घूमने गई थी, जिसको कार चालक ने टक्कर मार दी है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस प्रशासन के समुचित आश्वासन के बाद लोगों ने सड़क जाम खोला है। दूसरी ओर पुलिस द्वारा आरोपी युवक को भी हिरासत में लेकर जानकारी मिली है। ये 5:07 पे 3 बच्चे घूमने जा रही थी। वो लड़की का नाम पता पूछा तो महावीर भार्गव की लड़की थी। तो ये मैंने सोचा था 5 बजे उठा था, गेट खोला था, बछीड़ बोला था लाइट के कुछ बार उस गाड़ी ने जोरदार गेट को टक्कर मार के वहीं से टर्न होके वापस चला गया। मैंने बच्ची को संभाला, 5 आदमी में फोन भी किया, एम्बुलेंस ने आधी पौन घंटे लगा दिया था, ये एम्बुलेंस आई नहीं थी। फिर 2 बच्चों ने इसको लेके गए थे हॉस्पिटल, तो फिर फाटक बंद हो गए थे। वो रास्ते में खत्म, यहाँ भी ख़त्म हो गई। उसको 2 आदमी पंप दिया था, पानी पाने की कोशिश की, नाड़ नहीं जली। फिर भी उसके बाद में हॉस्पिटल में ले गया। वो हॉस्पिटल के मान लो डॉक्टर साहब ने क्या बोला क्या नहीं बोला। और पुलिस आ गई थी, पुलिस आई 7:35 पे। तो पुलिस ने मुआयना कर लिया, देख लिया। उसके घर पे भी गई, जो व्यक्ति इसको ठोक के गया गाड़ी मालिक के घर पे गई, वहाँ से वो। कोटा शहर के महावीर नगर थाना क्षेत्र में एक मामूली कहासुनी ने खौफनाक रूप ले लिया, जहां एक दोस्त ने अपने ही दोस्त को चाकू मारकर हत्या कर दी है। जानकारी के अनुसार मृतक शब्बीर उर्फ सबीर ठेला लगाता था। आरोपी को उसका ही परिचित और दोस्त था। ठेले के पास बैठकर शराब पी रहे थे। इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जब शब्बीर अपना ठेला समेट कर घर लौट रहा था, तभी आरोपी ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल शब्बीर को तुरंत न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही महावीर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया गया है। जो आरोपी है बताया जा रहा है शराब के नशे में था और उसने मृतक के जो चाकू था उससे हमला किया, जिससे मृतक की जो थी मृत्यु हो गई। और इसमें जो भी आरोपी बताया गया हम उसकी तलाश कर रहे हैं और जल्दी अगली अनुसंधान करके कार्रवाई की जाएगी। मृतक का क्या नाम है इसका? मृतक का नाम अभी शब्बीर बताया गया है और अभी इसकी हम पूरी जानकारी लेंगे। सर ये आपस में दोनों दोस्तों से पहले के जानते थे? आपस में दोस्त थे और शाम को भी काफ़ी देर साथ में थे और किसी चीज़ को लेकर आपस में इनके बीच में झगड़ा हुआ। सर ये मृतक दोनों ठेले लगाते थे क्या? अभी इस संबंध में जाँच कर रहे हैं एक बार। खबर कोटा से है, जहां सनातन धर्म के ध्वज वाहक और मानवता के मार्गदर्शक अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठ अधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज का कोटा और आसपास के क्षेत्रों में 4 दिवसीय प्रवास होने जा रहा है। 10 अप्रैल से शुरू होने वाले इस प्रवास के दौरान पूज्य महाराज श्री विभिन्न क्षेत्रों में भक्तों को दर्शन देंगे और साथ ही पादुका पूजन के साथ धर्म की गंगा बहाएंगे। प्रमुख कार्यक्रम विवरण की बात करें तो 10 अप्रैल महाराज जी तड़के 2:35 पर ग्राम मुसैना स्थित राधे कृष्णा गौशाला में पहुंचने का प्रस्तावित था और साथ ही 11 अप्रैल प्रातः 10 बजे से आई एल कॉलोनी स्थित विधायक कॉलोनी रोड नंबर 6 और शाम को जगपुरा स्थित जागेश्वर बाका जी मंदिर में पादुका पूजन एवं आशीर्वाद कार्यक्रम आयोजित होगा। योगेश सुमन गौ सेवक और साथ ही गजपुरा में जोगेश्वर बालाजी और साथ ही आपको बता दें कि महाराज सेवा समिति रामा गौ धाम के सौजन्य से भूमि पूजन करवाया जाएगा। 12 अप्रैल ओल्ड जवाहर नगर बंदा धर्मपुरा देवनारायण योजना रानपुर लखावा स्थित वानप्रस्थ आश्रम और साथ ही श्रीनाथपुरम और 3 क्षेत्र में पूज्य महाराज श्री का प्रवास एवं पूजन कार्यक्रम होगा। फिर 13 अप्रैल प्रातः 8 बजे महाराज श्री पुष्कर के लिए प्रस्थान करेंगे। इसके बाद आपको बता दें कि शंकराचार्य के इस प्रवास का मुख्य उद्देश्य सनातन संस्कृति का संरक्षण, गौ सेवा का प्रचार और जन जन में धार्मिक चेतना का संचार करना रहा है। भी निकाली थी, उसमें क्या बात? ठीक है, निकाली थी, उससे क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ हुआ, वही तो पूछा।
हाँ तो निकाली तो थी। नहीं उनसे कुछ हुआ है क्या? मतलब इतने बड़े वो है, पाठ करने वाले हो। बात करने में और अन्य चीजों में बड़ा फर्क होता है। तो आप कैसे करोगे? सारे देश के बड़े बड़े राजनेता आते हैं। आप हिंदू राष्ट्र बताओगे ना, आप इसको हिंदू राष्ट्र कैसे बताओगे? उन्होंने पदयात्रा निकाली थी, काफी लंबी पदयात्रा निकाली थी। बन सकता है तो हमें एकता का अनेकता का परिचय देने वाला हमारा हिंदू राष्ट्र क्या हिंदू राष्ट्र बन सकता है? नहीं, हिंदू राष्ट्र भारत को होना ही चाहिए। ये हिंदुओं का राष्ट्र है तो यहाँ पर होना ही चाहिए। अहिंसा प्रबोधन कहा जाता है। जी हाँ, एक कम अहिंसा की बात करते हैं, एक कम हिंदू राष्ट्र बना के सनातन सामने खड़ा करने की बात करते हैं, हम सनातन को बलि देने की बात करते हैं। एक तरफ अहिंसा की बात करते हैं, एक तरफ कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो कैसे बन पाएगा बताइए सर? टोंक जिले के उनियारा कस्बे के सरदार सर्कल स्थित उनियारा कैंटीन में बीती रात करीब 10 बजे जानलेवा हमला किया गया। जानकारी के अनुसार कैंटीन संचालक अजय कुमार उर्फ राजू गुप्ता और उनके भाई अजय कुमार उर्फ राजू गुप्ता उनके भाई प्रदीप गुप्ता को निशाना बनाते हुए आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा कि आरोपी राम सिंह गुर्जर और राजा बाबू गुर्जर आपसी रंजिश और लूट के इरादे से मौके पर पहुंचे। उन्होंने अजय गुप्ता को दुकान से बाहर बुलाकर उस पर पिस्तौल तान दी और इस दौरान बीच बचाव कराने उनके भाई प्रदीप गुप्ता पर आरोपियों ने सिर पर गंभीर वार कर दिए, जिससे वह लहूलुहान हो गए। सूचना मिलते ही उनियारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में 115(2), 126(2), 333, 3(5) और 61(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। ज्ञापन दूंगा, मैं कलेक्टर साहब को ज्ञापन दूंगा। मेरे से जो कोशिश होगी मैं पूरी करूंगा। जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ा जाए, यही इच्छा है हमारी। मैं प्रदीप कुमार गुप्ता और मेरा छोटा भाई अजय कुमार गुप्ता रात को 10 बजे दुकान बढ़ाकर घर जा रहे थे। उस वक्त राजा बाबू गुर्जर और राम सिंह खटाना दोनों ने बंदूक से लूट के इरादे से फायर किया, जिससे और मेरे सिर पर बिटकी मार दी। दुकानदारों से झगड़ा हुआ है, उन्होंने आरोप लगाया है कि कोई दुष्कर्म कामगिरी हो, घायल हो गए। पुलिस गई, पुलिस ने क्या कार्रवाई करी? कल दिनांक 9 अप्रैल 2026 को रात को 10:30 बजे बस स्टैंड उनियारा पर कोई 2 लड़कों के नाम आए थे, जिनमें राम सिंह खटाना अलीगढ़ का है और राजा बाबू गुर्जर ये उनियारा का है। इन्होंने बस स्टैंड पर राजू गुप्ता की दुकान पर प्रदीप कुमार और जॉनी गुप्ता उसका भाई था, उसके साथ किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो गया था। तो उसके लोगों ने कहा है कि साहब उसके पास पिस्टल थी। ये अभी जांच का विषय है, लेकिन कोई फायरिंग मौके पर नहीं हुई है। पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है और टीम रवाना कर दी गई है। हर सूरत में शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। मौके पर एकदम पूर्ण शांति है, किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। FIR दर्ज कर ली गई है। रात को घटना के बाद में पुलिस गई, पुलिस ने क्या देखा? रात को घटना पे तुरंत सूचना मिलते ही हमारी दोनों गाड़ी थाने की श्रीमान CO साहब और मैं स्वयं पधारे थे। सब जगह उसको तलाश किया, आम जनता के साथ मिलकर, कहीं कोई नहीं मिला और शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। डूंगरपुर जिले के धमबीला थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां बंद पड़ी मार्बल माइंस में भरे पानी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है युवक नहाने के लिए पानी में उतरा था, तभी हादसा हो गया। धमबोला थाना क्षेत्र के बोड़ामली गांव में शुक्रवार को एक युवक की पानी में डूबने से मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ग्रामीणों की मदद से युवक के शव को पानी से बाहर निकाला गया और साथ ही सिमलवाड़ा अस्पताल में मोर्चरी में रखवाया गया है। और साथ ही ASI चेतन लाल कलाल ने बताया है कि मृतक के पिता कांतिलाल परमार की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक 3 भाइयों में सबसे बड़ा था और मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करता था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं इस हादसे ने एक बार फिर बंद पड़ी खदानों को सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
कोटा जिले के गांव में देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब एक भारी भरकम मगरमच्छ आबादी में घुस आया। घटना हाथीखेड़ा गांव की है, जहां रात करीब 8:30 बजे मगरमच्छ इधर उधर भागने लगा। मगरमच्छ को देखकर गांव में दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए इसे घसीटकर रस्सी से बांधने की कोशिश की, लेकिन छटपटाहट में मगरमच्छ ने रस्सी तोड़ दी और भागकर बकरे के बाड़े में जाकर पास बैठ गया। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और कड़ी मशक्कत के बाद करीब 60 फीट लंबे मगरमच्छ को सफल रेस्क्यू किया गया। इसके बाद गांव वालों ने राहत की सांस ली है। अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला की अध्यक्षता में नगर विकास न्यास की आवंटन समिति की बैठक आयोजित हुई है, जिसमें एजेंडा अनुसार समस्त प्रकरण का निस्तारण करते हुए आवंटन पत्र जारी किए जाने का निर्णय लिया गया। न्यास की अवॉर्डेड योजना शालीमार नगर, विज्ञान नगर, अंबेडकर नगर और बुद्ध विहार, अरावली विहार, प्रथम सूर्य नगर को जोड़ने वाली 200 फुट सड़क, विशाली नगर और साथ ही अन्य नगर मुआवजा राशि की एवज में शेष रहे हितबद्धारियों, खातेदारों और साथ ही 20% आवासीय विकसित भूमि एवं 5% व्यवसायिक विकसित भूमि के संबंध में निर्णय, जिसमें एजेंडा अनुसार समस्त प्रकरण का निस्तारण करते हुए आवंटन पत्र जारी किए जाने का निर्णय लिया गया है। भाजपा प्रदेश प्रतिनिधि एवं वरिष्ठ नेता बालाराम मूड के जयपुर प्रवास के दौरान राजस्थान सरकार के विभिन्न मंत्रियों एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर से शिष्टाचार भेंट कर बायतू विधानसभा क्षेत्र से जुड़े जनहित एवं विकासात्मक मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। मूड के प्रदेशाध्यक्ष से मुलाकात के दौरान संगठनात्मक गतिविधियों, कार्यकर्ताओं की भूमिका एवं पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने को लेकर चर्चा की। उन्होंने जनसंपर्क को प्रभावी बनाने और संगठन को जमीनी स्तर पर सशक्त करने पर जोर दिया। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद्र बैरवा से भेंट में बायतू राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हिंदी साहित्यिक विषय में पीजी कक्षाएं प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखा गया। साथ ही बाड़मेर से चवा, बायतू, कानोड और साथ ही सवाऊ, पदम सिंह, फलसुंड होते हुए रामदेवरा तक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस सेवा शुरू करने के लिए औपचारिक प्रस्ताव सौंपा गया है। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जेरा राम कुमावत से भेंट में पशुपालन विकास योजनाओं की क्रियान्वयन तथा नए पशु चिकित्सा उत्पादकों के प्रस्ताव भी दिए गए हैं। जयपुर में हुई इस महत्वपूर्ण मुलाकात के बाद माध्यम से बायतू क्षेत्र के शिक्षा, परिजल और पेयजल, परिवहन, खाद्य आपूर्ति, पशुपालन एवं सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों को गंभीरता से उठाया गया। इन प्रयासों से क्षेत्र में समग्र विकास को नई गति मिली है और नई उम्मीदें भी जताई जा रही हैं। जिला अस्पताल में हाल ही में शुरू की गई सोनोग्राफी सुविधा आमजन के लिए राहत बनने की पहल की सवालों के घेरे में आ गई है। चिकित्सा विभाग की ओर से कुछ दिन पूर्व अस्पताल में नई सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध करवाई गई थी, जिसका उद्घाटन कराकर विधायक आदूराम मेघवाल के हाथों फीता काट कर किया गया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उद्घाटन के तुरंत बाद ही सोनोग्राफी कक्ष पर ताला जड़ दिया गया है। स्थिति ये है कि वहां पर सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। स्थिति और भी बदतर है। सप्ताह बीत जाने के बाद भी मशीन बंद पड़ी है और आम मरीजों को इसका कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा। स्थानीय लोगों का आरोप है नई मशीन लगाने के नाम पर केवल वाहवाही लूटी गई है, जबकि जमीनी स्तर पर सुविधा शुरू ही नहीं की गई है। लोगों ने इसे आमजन के विश्वास के साथ किया गया मजाक बताया। प्रशासन के प्रति नाराजगी जताई है। ग्रामीणों ने मांग की है कि जल्द से जल्द सोनोग्राफी सेवा शुरू की जाए। अस्पताल में सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जाए ताकि क्षेत्र के लोगों को राहत भी मिल सके। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।